जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक हॉरर फिल्म मिरर्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था और वो एक बिल्डिंग में किसी से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन पूरी बिल्डिंग बंद होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता। ये देख के वो चेंजिंग रूम में जाके छुप जाता है और तभी सारे लॉकर्स के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तभी वहाँ पे लगे शीशों में दरार आने लगती है और वो आदमी खुद को शीशे में देख कर रोने लगता है और कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। उसी वक्त शीशे से एक टुकड़ा जमीन पर गिरता है और वो उस टुकड़े को उठाता है और उस शीशे में वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है जो उस टुकड़े से अपना गला काट लेती है और बाहर असली में भी यही होता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर हमें बेन कार्सन नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसपे दूसरे पुलिस ऑफिसर को गोली मारने का इल्जाम था। रिटायर होने के बाद वो अपनी सिस्टर एंजेला के ही घर रह रहा था। जॉब की तलाश में वो मेफ्लावर्स नाम के मॉल में जाता है जहाँ वो मिस्टर लोरेंजो से मिलता है जो कि उसे वो मॉल की बिल्डिंग दिखाता है। दोस्तों, वो एक लग्जरी मॉल था जिसमें 5 साल पहले आग लग गई थी जिसकी वजह से ये बिल्डिंग अबैंडन्ड हो गई थी। जब बेन लोरेंजो से वहाँ रखे मिरर्स के बारे में पूछता है तो लोरेंजो उसे बताता है कि यहाँ पे पहले एक गार्ड काम किया करता था जिसका नाम गैरी था और वही इन मिरर्स का ख्याल रखा करता था। बेन के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो उस मॉल में नाइट गार्ड की जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपने घर जाता है अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए। उसकी वाइफ का नाम एमी होता है जो कि एक डॉक्टर थी और उसके 2 बच्चे थे, माइकल और डेजी। बेन को वहाँ देखकर एमी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो उससे नाराज भी थी क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने घर आया था। जॉब के पहले दिन जब बेन उस मॉल में जाता है तो उसके साथ काफी अजीब घटनाएं होती हैं। उसको मिरर में किसी के हाथ का निशान दिखाई देता है और जब वो उसे साफ करने की कोशिश करता है तो वो उसे साफ नहीं कर पाता। तभी उस मिरर में बहुत सारे हाथ के निशान आ जाते हैं जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे मिरर में एक दरवाजा खुला हुआ नजर आता है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो बेसमेंट के अंदर जाता है जहाँ उसे ढेर सारा पानी दिखता है जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। अगली रात जब बेन फिर से मॉल के अंदर इंस्पेक्शन कर रहा होता है तो फिर से उसे मिरर में किसी के हाथ के निशान नजर आते हैं। सबसे पहले उसे लगता है कि शायद ये उसी के हाथ का निशान है और जब वो अपना हाथ उस निशान पे चेक करने के लिए रखता है तो अचानक उस मिरर में दरार आ जाती है और उसकी वजह से बेन का हाथ कट जाता है। तभी उसे मिरर में बहुत सारे लोग जलते हुए नजर आते हैं और आग की लपेटें बाहर भी आती हैं जिससे डर के वो जमीन पे गिर जाता है। लेकिन ये सब एक विजन होता है जो वो मिरर उसे दिखा रहा था। तभी उसकी नजर एक वॉलेट में पड़ती है और जब वो उस वॉलेट को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये वॉलेट यहाँ पहले काम करने वाले गार्ड का है। उस वॉलेट में उसे एक पर्ची मिलती है जिसमें ऐसे कर लिखा हुआ था। ये देखकर वो फिर से मॉल के अंदर जाता है जहाँ उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ उसे मिरर के अंदर वो औरत नजर आती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो उस मिरर को उठा के वहां से ले जाता है तो फिर से वो औरत उसे नजर आती है। पर्दा हटाने पर वो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है और मिरर में वो औरत उसके पैरों के पास नजर आ रही थी जो कि जली हुई थी। दूसरी तरफ यही औरत उसके बेटे माइकल को मिरर में देख रही होती है जिससे वो बहुत डर जाता है। अगले दिन बेन को पार्सल मिलता है जो कि गैरी ने भेजा था। इस पार्सल में उस मॉल में आग लगने के इंसिडेंट्स के कई सारे न्यूज़पेपर कटआउट्स थे। जब बेन लोरेंजो को गैरी के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि गैरी यहाँ पे पहले काम कर चुका है। वो एक गार्ड था और उसकी अचानक यहाँ पे मौत हो गई थी। ये सुन के बेन हैरान हो जाता है और हॉस्पिटल में अपनी वाइफ एमी से मिलने जाता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गैरी की डेड बॉडी दिखाए, लेकिन उसकी बीवी ऐसा करने से उसे मना करती है। जब वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है तो उसकी बीवी मान जाती है और वो उसे गैरी की डेड बॉडी दिखाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गैरी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसकी स्टार्टिंग में मौत हुई थी। इधर रात को एंजेला अकेली घर पर होती है और वो बाथरूम में जाके नहाने के लिए तैयार हो रही होती है। एंजेला बाथटब में चली जाती है, लेकिन हम उसकी रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो कि मिरर में वहीं पे खड़ी थी। मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन अपनी हाथों से अपना मुंह खोलती है और जोर से उसे चीर देती है जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसका खून बहने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि असल में भी एंजेला के साथ ये हो रहा था और बाथटब में ही उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन बेन जब घर आता है तो एंजेला की लाश को देखकर वो बहुत दुखी होता है। उसे पता होता है कि ये सब मिरर्स ने किया है, इसीलिए वो मिरर्स पे गोली चलाने लगता है। लेकिन तभी वो मिरर अपने आप को ठीक कर लेते हैं जिसे देखकर बेन हैरान हो जाता है। बेन बहुत रोने लगता है और मिरर से पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहते हैं। फिर मिरर में अपने आप दरारें आने लगती हैं और वहाँ पे ऐसे कर लिखा होता है। अगले दिन बेन ऐसे कर के बारे में अपने पुलिस फ्रेंड लैरी से पूछता है, लेकिन लैरी जब उसे सर्च करता है तो उसे इस नाम का कोई भी नहीं मिलता। फिर बेन न्यूज कटआउट्स में से एक और नाम के बारे में पूछता है जो कि टेरेंस बेरी का था। टेरेंस बेरी ने ही पूरे मेफ्लावर मॉल में आग लगाई थी और उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था। फिर बेन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर
से मिलता है और उसे बेरी की वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में बेरी बताता है कि उसने आग इसीलिए लगाई थी ताकि वो मिरर्स को खत्म कर सके। इन मिरर्स ने ही उसकी बीवी और बच्चों को मार डाला है क्योंकि वो एसेकर को नहीं ढूंढ पाया था। ये देखकर बेन समझ जाता है कि अगर वो एसेकर को नहीं ढूंढ पाया तो वो मिरर उसके बीवी और बच्चे को भी मार डालेंगे। फिर बेन फिर से मॉल पहुंचता है जहां वो बेसमेंट में जाता है और उसको वहां पे सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल और साइकिक वार्ड का साइन दिखाई देता है। जब वो दीवार तोड़ के अंदर जाता है तो वहां उसे एक सीक्रेट रूम दिखता है जहां सिर्फ और सिर्फ मिरर रखे हुए थे और उसके बीचों बीच एक चेयर थी। ये देख के वो अपने दोस्त लैरी को फोन करता है और उससे सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स निकालने को कहता है जिसमें अगर उसे एस्कर नाम मिले तो वो उसके बारे में पता लगाए। लैरी आसानी से बेन को वो रिकॉर्ड लाकर दे देता है। लैरी बेन को बताता है कि सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल में एना एसेकर नाम की एक लड़की थी। वो लड़की सिर्फ 20 साल की थी और उसका इलाज डॉक्टर केन कर रहे थे। एना को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी और एक दिन सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल में मरीजों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया था जिनमें से एना एसेकर भी शामिल थी। और फिर डॉक्टर केन ने एक मिरर से अपना हाथ काट लिया और उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों ये सुन के बेन को बहुत बुरा लगता है और उसे पता चलता है कि एना एसेकर अभी जिंदा है। घर जाके वो एना के रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जब हॉस्पिटल में वो कत्ल हुए थे तो उसके 2 दिन पहले डॉक्टर केन ने एना को डिस्चार्ज कर दिया था। बेन जब एना की तस्वीर देखता है तो उसके पीछे उसे उसका एड्रेस मिलता है जो कि पेंसिल्वेनिया में रहती थी। अगली सुबह एमी के साथ भी एक इंसिडेंट होता है। वो देखती है कि माइकल अपने रूम में मिरर के सामने बैठकर किसी से बातें कर रहा है और जब वो माइकल को अपने पास बुलाती है तो माइकल की रिफ्लेक्शन मूव नहीं करती। ये देख के एमी काफी डर जाती है और वो बेन को कॉल करती है। जब बेन घर जाता है तो वो एमी को संभालता है और वो दोनों मिलकर सारे शीशों पे ग्रीन पेंट लगा देते हैं। वो विंडोज को भी न्यूज़पेपर से ढक देते हैं ताकि वहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन ना आ सके। उसके बाद बेन एना को ढूंढने के लिए पेंसिल्वेनिया पहुंचता है। ऐसे करके घर पहुंच के वो अपनी आइडेंटिटी झूठ बताता है। वो कहता है कि वो डॉक्टर है और वो एना की बीमारी के बारे में रिसर्च करना चाहता है। फिर उसको एना एसेकर का भाई घर के बेसमेंट में ले जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि एना को अक्सर अजीब अजीब से दौरे पड़ते थे और उनके दौरान वो काफी खतरनाक हो जाती थी। उनके पेरेंट्स एना को हमेशा बेसमेंट में ही बंद रखा करते थे ताकि वो किसी को भी चोट ना पहुंचा सके। एना यहाँ पे हमेशा बंद रहती थी और जोर से चिल्लाया करती थी। उन्होंने उसे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन उन्हें डॉक्टर केन मिले जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एना को ठीक करने की जिम्मेदारी भी ली। डॉक्टर केन को डीमंस में विश्वास नहीं था और उनको लगता था कि एना को कोई दिमागी बीमारी है जिसके कारण वो ऐसा करती है। ये सुन के बेन को सारी बातें पता लग जाती हैं और वो एना के भाई से पूछता है कि आखिर एना कहाँ पर है। उसका भाई उसे बताता है कि एना डॉक्टर केन के हॉस्पिटल में ही मर गई थी। ये सुन के बेन उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर केन की मौत से 2 दिन पहले उन्होंने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। ये सुन के एना का भाई उसे बताता है कि डिस्चार्ज होने के बाद वो घर वापस आई थी और उन्हें लग रहा था कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन एना के वापस आने के बाद उनके घर में लगे मिरर्स में कुछ एक्टिविटीज होने लगी थी जिसकी वजह से उन्होंने एना को एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे मिरर्स वर्जित थे और उस जगह का नाम है सेंट ऑगस्टीन मॉनेस्टरी। ये सुनकर बेन उस मॉनेस्टरी में पहुंचता है जहाँ जाकर वो एना से मिलता है जो अब उस मॉनेस्टरी में एक नन बन चुकी थी। एना उसे बताती है कि उसे डीमंस ने पोजेस कर लिया था लेकिन डॉक्टर केन इस बात पे यकीन नहीं करते थे। उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर केन ने एक नया एक्सपेरिमेंट इजाद किया जिसमें वो एक पेशेंट को एक रूम में बंद कर देते थे और वहाँ बहुत सारे मिरर्स लगे हुए थे ताकि पेशेंट खुद को देख सके। डॉक्टर केन ने उसे बहुत दिनों तक उसी रूम में बंद रखा था जिसकी वजह से उसके अंदर के डीमन उस मिरर में कैद हो गए और वो डीमन वहां से लोगों को मारकर उनकी सोल्स को इकट्ठा करते हैं। अगर वो वहां गई तो वो डीमन फिर से आजाद हो जाएंगे और इस दुनिया में वापस आ जाएंगे। बेन फिर एना को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन एना उसे इनकार कर देती है। वो एना को अपने बच्चों की पिक्चर दिखाता है और उससे कहता है कि अगर वो साथ नहीं चली तो उसके बच्चे भी मर सकते हैं। ये देख के भी एना उसके साथ चलने को तैयार नहीं होती। तभी बेन उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि अगर वो साथ नहीं चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सुन के एना डर जाती है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। इधर एमी और बच्चे सो रहे होते हैं और अचानक माइकल की आंखें खुल जाती हैं और वो उठ के डोर के पास चला जाता है। डोर नॉब में वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है जिससे वो पोजेस हो जाता है। जब एमी की आंखें खुलती हैं तो वो माइकल को कहीं पे भी नहीं पाती और तभी वो घर के सारे टैप्स को खुला पाती है जिससे घर में पानी भर रहा था। इसके साथ ही किसी ने मिरर पे खरोच कर पेंट निकाल दिया था। जब एमी बाथटब के पास जाती है तो उसको बाथटब में माइकल की रिफ्लेक्शन दिखती है और तभी उसको कोई पकड़ लेता है और बाथटब में डुबाने लगता है। दूसरी तरफ डेजी को मिरर में एमी दिखती है जो उसे अपने पास बुलाती है। जब डेजी एमी के पास जाती है तो मिरर में एमी अपने हाथ में एक सीजर लेकर डेजी का गला काटने लगती है। तभी वहां पर असली एमी अपनी जान छुड़ाकर डेजी के पास आती है और उसे बचा लेती है। वो डेजी को एक
एक जगह सेफ बैठाती है और उससे कहती है कि वो माइकल को ढूंढने जा रही है। जब वो रूम से बाहर जाती है तो उसको माइकल दिखता है जो कि नाइफ लेकर मिरर से पेंट निकाल रहा था। तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो एमी को फिर से पानी में नजर आता है। पानी से वो एमी के फेस पे नाइफ मारता है जिससे उसे कट लग जाता है। इधर बेन एना को लेके मॉल में पहुंचता है और एना को देखकर बहुत सारे डीमंस मिरर के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एना उन मिरर्स के रूम में चली जाती है और वहां जाकर चेयर पे बैठ जाती है और बेन उसके बाहर आने का इंतजार करता है। इधर एमी को माइकल कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता। तभी वो माइकल को फ्लोर पे बैठा देखती है और माइकल फ्लोर पे पड़े पानी के अंदर चला जाता है। इधर एना पूरी तरह पोजेस हो जाती है और मॉल में लगे सारे शीशे टूटने लगते हैं और इसी के साथ माइकल भी पानी से बाहर आ जाता है। एना पूरी तरह पोजेस हो जाती है और वो बहुत ही भयानक लग रही थी। वो रूम की छत पर चढ़ जाती है और जब बेन रूम के अंदर आता है तो वो उस पे हमला कर देती है। ये देखकर बेन हैरान हो जाता है और वो उस पे अपनी गोलियां चलाने लगता है। एना बेन को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाती है और बेन किसी तरह एना से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो एक पाइप उठा के एना को मारता है जिससे वो पाइप उसके आर पार हो जाती है और उस पाइप में से गैस लीक होने लगती है। जब बेन एना पर गोली चलाता है तो गैस में आग लग जाती है और सारी बिल्डिंग टूटने लगती है। बेन इससे बचकर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एना फिर आकर उस पे हमला कर देती है। बेन एना को उठाकर दूर फेंकता है और उस पे ढेर सारी पाइप्स गिर जाती हैं। जब बेन सीढ़ियों के पास पहुंचकर वहां से निकलने वाला होता है तो उस पर ढेर सारा मलबा गिर जाता है। अगली सुबह हम बेन को देखते हैं जो कि मलबे से बाहर निकल गया था और जब वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस आ चुके थे। बेन सबको देख रहा होता है लेकिन बेन को कोई भी नोटिस नहीं करता। तभी बेन लोरेंजो का बैच देखता है जिसपे उसके नाम की स्पेलिंग उल्टी लिखी हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि शायद वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। फिर वो मिरर के पास जाता है और देखता है कि उसकी रिफ्लेक्शन ही नहीं है, यानी बेन उस मिरर में ही कैद हो चुका था और वो दूसरी दुनिया में आ गया था। इसीलिए सब कुछ उसे उल्टा दिखाई दे रहा था और उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मिरर्स की कहानी और इसका एक सेकंड पार्ट भी है जिसे हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।